अस्सलामुअलैकुम। हमतन गोश में खुशामदीद। अच्छी अच्छी कहानियों और नॉवेल्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आप पर वक्त आगाह हो सकें। और कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। बेशकत है इमरान रेहान सीरीज जल्द नंबर 8 सियाहपोश होनी मुसन्निफ ए हमी। आइए सुनते हैं किस्त नंबर 3। हम रात सेहतमंद नौजवान को लेकर आ जाएंगे। जब इमरान किसी तरफ से कोई सुराग न पा सका तो इसने सोचा कि राजा के महल की तरफ चलना चाहिए, शायद वहाँ रेहान का कोई सुराग मिल जाए। इसका ख्याल था कि शाही महल में राजा और इसकी रानियां राजकुमार रहते होंगे और वहाँ रात को रेहान को बेहोश करके या इसके मुंह को बंद करके रस्सियों में जकड़ कर लाया जाएगा। लेकिन जब वो राजा के महल के बाहर पहुंचा तो इसे पता चला कि हिंदुस्तान में अब कोई राजा नहीं, हुकूमत ने तमाम राजाओं की रियासतें छीन ली हैं, इनके महलों पर कब्जा करके वहाँ सरकारी दफ्तर या फिर अजायब घर या लाइब्रेरियाँ बनाती हैं। इस महल को भी एक अजायब घर में तब्दील कर दिया गया था। इमरान को मायूसी हुई मगर इसने हिम्मत न हारी और शाही महल के गेट के अंदर दाखिल हो गया जो कि अब अजायब घर था। इसने अजायब घर की एक चपरासी से पूछा, क्यों भाई, यहाँ का जो बूढ़ा राजा था अब वो कहाँ रहता है? चपरासी ने कहा, मालूम नहीं, मगर अब वो इस महल में नहीं रहता। सुना है राजा बहुत बूढ़ा हो गया है, इसको दिल के दौरे पड़ते हैं और वो पहाड़ों में अपने किसी पुराने बंगले में चला गया है। इमरान ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो बूढ़े राजा का ये पहाड़ी बंगला किस जगह है? चपरासी बोला, मुझे मालूम नहीं भाई, हम गरीब लोग हैं, हमें क्या मालूम राजा लोग कहाँ रहते हैं। तुम ऐसा करो, वो जो सामने खोखे वाला है इससे पूछो। इमरान खोखे वाले के पास गया जो पान सिगरेट बेच रहा था। इसने इमरान का सवाल गौर से सुना और बोला, तुम बुढ़े खुसट राजा के पास इसलिए जाना चाहते हो, क्या तुम इसके रिश्तेदार हो? इमरान ने कहा, नहीं, मैं रिश्तेदार तो नहीं, दरअसल मैं अखबार में काम करता हूँ और राजा साहब का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। खोखे वाला बोला, वो बूढ़ा राजा अरबपति है, इसके पास बड़ी दौलत है, मगर ये दौलत भी इसकी बीमारी दूर नहीं कर सकती। वो तो मर रहा है, तुम्हें इंटरव्यू क्या देगा? इमरान ने कहा, भाई तुम मुझे इसका पता बता दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। खोखे वाला कहने लगा, तो फिर शहर से दिल्ली की तरफ जो सड़क जाती है इस पर 12 मील चलोगे तो बाईं तरफ पहाड़ों में उतर जाना, वहाँ तुम्हें एक जगह बांस के जंगल में राजा का बंगला मिल जाएगा। इमरान को मालूम था आज रात 12 बजे बूढ़े राजा के दिल का ऑपरेशन होने वाला है। अभी दिन का वक्त था, वो बड़ी आसानी से राजा के बंगले पर पहुंच सकता था, मगर वो वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। मामला बहुत संगीन था, रेहान की जान खतरे में थी। इसे यकीन था कि रेहान को इसी बंगले में रखा गया होगा। इमरान अपने होटल में वापस आ गया। इसने थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया, चाय पी, फिर एक रिक्शा लिया और ग्वालियर शहर से निकलकर दिल्ली जाने वाली सड़क पर रवाना हो गया। इत्तेफाक से थोड़ी देर के बाद आसमान पर बादल आ गए और दिन की रोशनी कम हो गई। ऐसा लगता था बारिश होगी। इमरान का रिक्शा खुली सड़क पर भागा जा रहा था। वो सड़क पर लगे हुए संगे मील देख रहा था। जब इसके हिसाब से 12 मील निकल गए तो इसने रिक्शा छोड़ दिया, इसे फिर से अदा किए और बाईं तरफ सड़क के नीचे खेतों में उतर गया। इसके सामने दूर तक छोटी छोटी सरसब्ज पहाड़ियों का सिलसिला फैला था। इमरान जानता था ये काम बड़ी राजदारी से किया जा रहा है और राजा के बंगले के बाहर से आपोश आदमियों की जासूस जरूर निगरानी कर रहे होंगे कि कोई रेहान को छुड़ाने के वास्ते न आ जाए। इमरान पहाड़ियों से गुजर के जाने लगा। यहाँ जगह जगह ऊंची घास और जंगली झाड़ियां उगी हुई थी। आसमान पर छाए बादलों में बिजली चमकी और जोर से गरज सुनाई दी। इमरान चौकस होकर चल रहा था क्योंकि इसे दूर पहाड़ी ढलान पर बांस के ऊंचे ऊंचे और घने झुंड के अंदर एक बंगला नजर आ गया था। यही बुढ़े राजा का बंगला हो सकता था क्योंकि वहाँ कोई और बंगला तो था नहीं। बंगले के करीब पहुंचकर इमरान बांस के झुंड के पीछे छुपकर बंगले का जायजा लेने लगा। ये 3 मंजिला बंगला था जिसके ऊपर एक पत्थर की नीले रंग की छतरी बनी थी। पहली और दूसरी मंजिल पर बेशुमार सेतु नजर आते थे जिनके दरमियान जो खिड़कियां थी वो सारी की सारी बंद थी। पहली मंजिल की भी सारी खिड़कियां बंद थी, गेट भी बंद था। मालूम यही होता था कि ये बंगला बेआबाद है, यहाँ कोई नहीं रहता। पहले तो इमरान को ख्याल आया कि हो सकता है खोखे वाले को मालूम ही ना हो और बूढ़ा राजा यहाँ रहता ही ना हो। यह भी मुमकिन था कि वो किसी दूसरी जगह और किसी दूसरे पुरस्कार मुकाम पर खुफिया तौर पर अपना दिल रेहान के दिल से बदलने वाला हो। ये सोचकर इमरान बंगले के गेट की तरफ बढ़ा। बंगले का गेट बंद था और लोहे के दरवाजे के नीचे घास उग आई थी। इससे यही जाहिर होता था कि इस गेट को खोले मुद्दत हो गई। इमरान बंगले की ऊंची दीवार के साथ साथ चल रहा था, चारों तरफ खुली आंखों से देखता जा रहा था। इधर एक तरफ गहरी खाई थी, यहाँ से बंगले की दीवार पर चढ़ना नामुमकिन था। अब इमरान को ख्याल आया कि इसे अपने साथ रस्सी लाना चाहिए थी जिसको कमन बनाकर वो बंगले की दूसरी मंजिल पर चढ़ता। बंगले के अंदर और बाहर से कोई आवाज नहीं आती थी। यही लगता था कि बंगला बेआबाद है, इसके अंदर मुद्दत से कोई नहीं रहता। मगर इमरान अंदर जाके अपनी तसल्ली करना चाहता था। वो बंगले की तलाशी लिए बगैर वापस नहीं जाना चाहता था। वो बंगले के कोने वाली दीवार के नीचे आया तो इसने एक लोहे के पाइप को देखा जो दीवार के साथ साथ बंगले की दूसरी मंजिल तक जा रहा था। इस पाइप के साथ 2-2 गज के फासले पर लोहे के हुक लगे थे। इमरान ने आसमान की तरफ देखा, बादल झुके थे, किसी भी वक्त बारिश हो सकती थी। इमरान ने फिर आसपास नजर दौड़ाई, वहाँ कोई नहीं था। इमरान ने अल्लाह का नाम लिया और पाइपों पर चढ़ने लगा। वो अपने पाँव पाइप की हुक पर जमा जमा कर ऊपर चढ़ रहा था। इस काम को वो आसान समझ रहा था मगर ये इतना आसान नहीं था। फिर भी इसने हिम्मत न हारी और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। आखिर वो सख्त मुश्किल और मेहनत के बाद दूसरी मंजिल के बरामदे के जंगले तक आया।
इसने जल्दी से जंगले को दोनों हाथों से थाम लिया और दूसरी तरफ गैलरी में छलांग लगाई। जहाँ इसने छलांग लगाई थी वो खामोशी से सांस रोके वहाँ बैठा रहा। इसने गर्दन घुमाकर दोनों तरफ देखा। गैलरी वाला बरामदा सुनसान पड़ा था। टूटे हुए फर्श पर गर्द थी। सामने वाली दीवार में कमरों के जो दरवाजे थे वो बंद थे। इमरान आहिस्ता से उठा और कमरों के बंद दरवाजों के करीब से गुजरते एक एक बंद दरवाजे को आहिस्ता से धकेलने लगा। ये 10-12 दरवाजे थे जो सारे के सारे बंद थे और बाहर ताले पड़े थे। अंदर से भी किसी किस्म की आवाज न आती थी। इमरान को बड़ी परेशानी थी कि वह इतने ज्यादा कमरों वाले बंगले में कहाँ रेहान को तलाश करे। बादल एकदम जोर से गरजा और फिर बारिश शुरू हो गई। बरामदे के बाहर बारिश हो रही थी। इमरान जब आखिरी कमरे के पास पहुंचा तो इसने देखा कि इस कमरे के दरवाजे पर ताला नहीं था। इमरान ने आहिस्ता से दरवाजे को अंदर धकेला तो दरवाजा खुल गया। इमरान जल्दी से पीछे हट गया। अंदर किसी को मालूम न हुआ कि वो बाहर खड़ा है, मगर अंदर गहरी खामोशी थी। अब इमरान को कुछ हौसला हुआ। वो कमरे में दाखिल हुआ। जो ही इमरान कमरे में दाखिल हुआ, अंधेरे में पीछे से 2 आदमी इस पर छलांग लगाकर कूदे और इससे पहले कि इमरान पिस्तौल निकालकर अपना बचाव करता, इसके सर पर किसी ने कोई सख्त चीज दे मारी और इमरान बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। इमरान के बेहोश होने के बाद 2 स्याहपोश आदमी से घसीटते पिछली कोठरी में ले गए। यहाँ से एक जीना नीचे तंग-उतारी कोठरी में जाता था। इस अंधेरी कोठरी में लाकर दोनों स्याहपोश आदमियों ने इमरान की तलाशी ली। इसका रिवॉल्वर निकालकर अपने कब्जे में कर लिया। कोठरी को ताला लगाया और फिर ऊपर वाली कोठरी को भी ताला लगा दिया और दूसरे कमरे के अंधेरे में गुम हो गए। इमरान को हम इस तंगोतारी कोठरी में बेहोश पड़े छोड़कर हम इसी पुरस्कार वीरान बंगले की दूसरी मंजिल के दरमियान वाले कमरे में आते हैं, जहां एक सफेद दीवारों वाले छोटे से कमरे को ऑपरेशन रूम में तब्दील किया गया। छत के दरमियान और ऊपर 10-12 बड़े बड़े बल्बों वाली गोल रोशनी की सर्च लाइट थी, जिस तरह अस्पतालों के ऑपरेशन वाले कमरे में छत के साथ लगी होती है। इस रोशनी के नीचे एक साफ सुथरा सफेद स्ट्रेचर था। दीवार के साथ सांस और खून का टेम्परेचर और गर्दिश बरकरार रखने वाली मशीनें लगी थी। एक मशीन दिल की नब्ज की रफ्तार को जाहिर करने के लिए भी वहां लगाई गई थी। ऑक्सीजन के 4 बड़े सफेद एल्युमिनियम के सिलेंडर दीवार के साथ खड़े थे। एक अलमारी में ऑपरेशन करने वाले आलात थे। ऑपरेशन स्ट्रेचर के किनारे दोनों जानिब साफ सुथरी मेजों के ऊपर ऑपरेशन करने वाली बेशुमार छुरियां, कैंची और जख्म सीने वाली सिलाइयां और हड्डी काटने वाली सफेद चमकीली छोटी बड़ी आरियां रखी थी। गर्ज किसी बड़े ऑपरेशन के लिए हर शय तैयार थी। इस जगह इस वक्त 4 नर्सें खामोशी से मशीनों के पास बैठी चार्ट पर कुछ लिख रही थीं। इन्हीं के करीब शीशे की अलमारी में प्लास्टिक की बेशुमार थैलियां बर्फ में लगाकर रखी थी। इनमें बूढ़े राजा के लिए खून जमा किया हुआ था ताकि जरूरत के वक्त इसे खून दिया जा सके। 2 डॉक्टर कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने इंतजामात का जायजा लिया। एक डॉक्टर ने हेड नर्स को भारी आवाज में कहा, ऑपरेशन के वक्त रात 12 बजे का है, तुम्हें पूरी तैयारी करके रखनी है। हेड नर्स ने कहा, हर शय ऑपरेशन थिएटर में तैयार होगी डॉक्टर। दोनों डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल गए। दिन ढलने लगा। फिर राजा के बंगले के ऊपर और जंगल में शाम का अंधेरा फैलने लगा। ऑपरेशन थिएटर की बत्तियां रोशन हो गईं। खिड़कियों और रोशनदानों पर स्याह पर्दे गिरा दिए गए। ऐसा इंतजाम किया गया था कि ऑपरेशन थिएटर की जरा सी भी रोशनी वहां से बाहर ना जाए, ताकि किसी को बाहर मालूम ना हो कि अंदर रोशनी में कुछ हो रहा है। जब रात 11 बजे तो इमरान को होश आया। इसके सर का पिछला हिस्सा जहाँ चोट लगाई गई थी अभी तक दर्द कर रहा था। इमरान को कुछ एहसास न था कि वक्त क्या हुआ है। तंग कोठरी में अंधेरा फैला हुआ था। इमरान फर्श पर से उठा और दीवारों को टटोलने लगा। दरवाजे के पास आके रुका। इसने दरवाजे को धकेला, मगर दूसरी तरफ से दरवाजा बंद था। इमरान का ज़हन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर इसने देर कर दी तो रेहान की जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसके सीने से दिल को निकालकर बूढ़े राजा के सीने में लगा दिया जाएगा। रेहान की दिल से खाली लाश जंगल के किसी गड्ढे में दफन हो जाएगी। इमरान फर्श पर बैठकर फर्श को दोनों हाथों से टटोलने लगा। वो एक एक ईंट पर अंधेरे में हाथ फेरता फर्श पर आगे खिसक रहा था। अचानक इसका हाथ एक ऐसी जगह जा रुका जहाँ इसे महसूस हुआ फर्श पर ईंट नहीं बल्कि लोहे का टुकड़ा है। इमरान ने लोहे के टुकड़े पर हाथ फेरा। एक जगह लोहे की सतह जरा ऊपर को उठी थी। इमरान ने इसके नीचे उंगली डालकर ऊपर उठाने के लिए जोर लगाया। 1 मिनट तक जोर लगाने के बाद इसकी उंगलियां शल हो गईं, मगर लोहे की प्लेट ऊपर को उठ गई। अब इमरान ने नीचे हाथ डाला और लोहे की प्लेट को जिस्म का सारा जोर लगाकर उखाड़ डाला। इमरान ने झुककर देखा। यहाँ फर्श के नीचे एक शिगाफ था जहाँ अंधेरा था और कुछ नजर न आता था। इमरान ने नीचे पाँव लटकाया तो इसके पाँव किसी सख्त चीज से टकराए। इसने फर्श के शिगाफ की इस सतह को पकड़ा और अल्लाह का नाम लेकर दोनों पाँव नीचे उतार दिए। इसके पाँव किसी सख्त शय से लग रहे थे। इमरान बैठ गया और इधर उधर हाथ फेरने लगा। ये एक लोहे का बड़ा सुरंगनुमा पाइप था जो खुदा जाने एयर कंडीशन के लिए या किसी दूसरी जरूरत के लिए बनाया गया था। इमरान इसमें औंधा रेड किया और कुंडियों की मदद से आगे रेंगने लगा। आगे जाकर लोहे का पाइप बाएं जाने मुड़ गया। पाइप में गहरा अंधेरा था। इमरान को कुछ नजर न आता था, मगर इसे ताज़ा हवा सामने से जरूर आती महसूस हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहा था। अपनी दोनों कोहनियां आहिस्ता से आगे टिकाता और फिर अपने जिस्म को आराम से खींचकर घसीट लेता। इस तरह रेंगते रेंगते वो एक और मोड़ घूमा तो इसे पाइप के अंदर पहली बार हल्की हल्की धुंधली रोशनी नजर आने लगी। ये रोशनी पाइप के दाएं जानिब वाली गोल दीवार से निकल रही थी। इमरान बगैर आवाज के रेंगता इस जगह पहुंचकर रुक गया जहां से रोशनी आ रही थी। पाइप की दीवार में एक बारीक जालीदार चौकट्टा लगा था।
जिसमें से रोशनी निकल रही थी। इमरान ने सांस को रोककर चौखटे की जाली के साथ आंखें लगाईं। क्या देखता है, नीचे एक चौकोर सा छोटा कमरा है जिसके दरमियान एक मेज लगी है। मेज पर गत्ते और एल्युमिनियम के डब्बे पड़े हैं। दीवारों के साथ डॉक्टर के 2 लंबे गाउन लटक रहे हैं जिनको डॉक्टर ऑपरेशन के वक्त पहनते हैं। कमरे में कोई और ना था। इमरान ने चौखटे को खोलने की कोशिश की ताकि वो नीचे कमरे में उतर सके। अभी वो चौखटे पर उंगलियां फेर रहा था कि सिर्फ कदमों की आवाज सुनाई दी। फिर दरवाजा खुला तो दुबले पतले आदमी अंदर दाखिल हुए। वो अलमारी खोलकर इसमें से कुछ निकालने लगे। इमरान धड़कते दिल के साथ चौखटे की जाली के साथ लगा था। इनकी नकलो हरकत को गौर से देख रहा था। अलमारी में से दोनों डॉक्टर्स ने सफेद दस्ताने निकालकर हाथों में पहने। इसके बाद सरों पर सफेद टोपियां पहनी, गोया वो ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहे थे। पिस्तौल इमरान ने अपने हाथ में ले रखा था, मगर वो इन पर गोली चलाने के बजाय अपने जहन में कुछ और स्कीम तैयार कर चुका था। दोनों डॉक्टर्स ने आखिर में एल्युमिनियम के एक बड़े से डब्बे में साफ सुथरे रुमाल निकाले और इन्हें अपने चेहरों पर नाक के ऊपर तक बांध लिया। अब इन डॉक्टर्स की सिर्फ आंखें नजर आती थी, बाकी सारा चेहरा सफेद नकाब में छुपा था। एक डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा, मैं बुढ़े राजा की फाइल एक बार फिर चेक करने जाता हूँ, तो किसी जगह ठहरो। और एक डॉक्टर वहां से चला गया। दूसरा डॉक्टर अपनी घड़ी को चाबी देने लगा। फिर वो बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। इमरान इसी लम्हे का मुंतज़िर था। इसने दोनों हाथों का जोर लगाया और जालीदार चौखटे को अंदर को हटा दिया और अलमारी का सहारा लेकर कमरे में उतर गया। सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ा। बाथरूम का दरवाजा बंद था। अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। इमरान ने पिस्तौल को जेब में डाला और मेज पर पड़े लकड़ी के एक दस्ते को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया और दरवाजे की ओट में खड़ा हो गया। बाथरूम का दरवाजा खुला। जो ही डॉक्टर बाहर निकला, इमरान ने पूरी ताकत से इसके सर पर लकड़ी के भारी दस्ते का वार कर दिया। ये वार इतना शदीद और अचानक था कि डॉक्टर चक्कर खाके वहां गिर पड़ा। इमरान इसे खींच के बाथरूम में ले गया। जल्दी जल्दी इसका सफेद लंबा कोट और टोपी उतार कर पहनी। इसका सफेद नकाब उतार कर अपने मुंह पर बांध लिया। कलाई पर उसकी घड़ी बांधी। बाथरूम में बेहोश डॉक्टर के जिस्म को खींचकर एक अलमारी के पीछे गिरा दिया और खुद अलमारी के पास जाकर खड़ा हो गया। इतने में दूसरा डॉक्टर चार्ट हाथ में लेकर आ गया और बोला, डॉक्टर चंद्राम, बुढ़े राजा की फाइल ओके है। अब मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए, ऑपरेशन का वक्त हो गया। इमरान ने सिर को आहिस्ता से हिलाकर मुंह से हूं कहा और दूसरे डॉक्टर के साथ कमरे से बाहर निकल गया। मौत का ऑपरेशन वाले कमरे में सब तैयारियां मुकम्मल थी। इतने में दरवाजा खुला। 2 नर्सें एक स्ट्रेचर को लेकर अंदर दाखिल हुई। स्ट्रेचर पर बुढ़ा राजा बिल्कुल सीधा लेटा था, जिसके बीमार पुराने दिल को रेहान के दिल से तब्दील करना था। बुढ़ा राजा सफेद चादर से ढका हुआ था। इसका सिर्फ बुढ़ा झुर्रियों वाला चेहरा चादर से बाहर था। स्ट्रेचर को ऑपरेशन टेबल की एक तरफ खड़ा कर दिया गया। वहाँ पहले से 4 नर्सें और एक डॉक्टर मौजूद था, जिसके जिम्मे बुढ़े राजा और रेहान को बेहोश करना था। अब एक बार फिर दरवाजा खुला। 2 डॉक्टर अंदर दाखिल हुए। इनमें से एक असल डॉक्टर था, दूसरा इमरान था, जो डॉक्टर चंद्राम का भेस बनाकर वहाँ आया। असली डॉक्टर बुढ़े राजा के करीब जाकर आहिस्ता से कहने लगा, राजा साहब घबराइएगा नहीं, ऑपरेशन के बाद आप फिर जवान हो जाएंगे। आपका बीमार मरीज दिल निकाल कर इसकी जगह नौजवान लड़की का दिल लगा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुर्दा नौजवान का नहीं बल्कि एक जिंदा नौजवान का दिल आपको लगाया जाएगा। बूढ़े राजा ने कपकपाती आवाज से कहा, मैं आप लोगों को माला माल कर दूंगा, मगर मुझे वो नौजवान नजर नहीं आता जिसका सेहतमंद दिल मेरे सीने में लगाया जाएगा। असल डॉक्टर ने इमरान की तरफ देखा। वो इमरान को अपना साथी डॉक्टर चंद्राम समझ रहा था। इसने इमरान से कहा, डॉक्टर चंद्राम, मेरा ख्याल है हमें राजा साहब को एनेस्थीसिया दे देना चाहिए। इमरान बात नहीं करना चाहता था कि कहीं इसकी आवाज से इसका बोलना भूल जाए, फिर भी वहाँ कुछ ना कुछ कहना जरूरी था। इमरान ने सर हिलाया और कहा, यस डॉक्टर। इमरान की शक्ल तो वहाँ देखी नहीं जा सकती थी, वहाँ किसी की शक्ल भी पूरी तौर पर नजर न आती थी। डॉक्टर, नर्सों, सबके चेहरे सफेद नकाबों के पीछे छुपे थे। असल डॉक्टर ने बेहोश करने वाले डॉक्टर की तरफ इशारा किया। बेहोश करने वाले डॉक्टर ने रबड़ की नलकी उठाई और इसकी टोपी आहिस्ता से बूढ़े राजा के मुंह पर जमा दी। बूढ़े राजा ने एक झटका सा खाया और क्लोरोफॉर्म ने इसे बेहोश कर दिया। असल डॉक्टर ने नर्स की तरफ देखकर कहा, नौजवान को अंदर ले आओ। इमरान दरवाजे की तरफ देखने लगा। नर्स दरवाजे से निकल गई। इमरान को यकीन था कि वहाँ रेहान को लाया जाएगा। 2 मिनट के बाद दरवाजा खुला। एक और स्ट्रेचर कमरे में दाखिल हुआ। इमरान ने देखा स्ट्रेचर पर रेहान को लटाकर इसके जिस्म को चमड़े की बेल्टों और तस्मों से जकड़ दिया गया है ताकि वो हाथ पांव न मारे। रेहान का रंग जर्द था। मौत का खौफ इसके चेहरे से जाहिर हो रहा था। इसने ऑपरेशन रूम में सफेद नकाबों में छुपे डॉक्टर्स और नर्सों के चेहरे और ऑपरेशन की छुरियां चाकू देखे तो बुलंद आवाज से बोला, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। इमरान को पता चल गया कि रेहान को बता दिया गया है कि इसका जिंदा हालत में सीना चीर कर दिल निकाल लिया जाएगा और बुढ़े बेहोश राजा के सीने में लगा दिया जाएगा। असल डॉक्टर ने रेहान की तरफ देखकर एक नर्स को इशारा किया। नर्स जल्दी से आगे बढ़ी। इसने रेहान के होठों पर स्कॉच टेप चिपका दी। अब रेहान बोल नहीं सकता था। इसके जिस्म को चमड़े के तस्मों से पूरी तरह जकड़ दिया गया था कि वो अपने जिस्म को हिला नहीं सकता था, मगर इसकी आंखें खौफ के मारे बाहर को निकली हुई थी। जिंदगी तो सबको प्यारी होती है और ऐसी मौत तो हर किसी पर दहशत तारी कर देती है। इमरान डॉक्टर चंद्राम के भेस में ऑपरेशन टेबल के पास खड़ा था। इसने अपना एक हाथ जेब में डाल रखा था। इस जेब में इसका भरा हुआ रिवॉल्वर था। असली डॉक्टर ने इमरान की तरफ देखकर कहा, डॉक्टर चंद्राम, क्या ख्याल है ऑपरेशन शुरू किया जाए? इमरान को एहसास हो गया था कि वो एक तजर्बेकार सर्जन डॉक्टर के भेस में है, यानी इसने जिस डॉक्टर के सर पर लकड़ी का दस्ता मारा और इसे बेहोश करके इसका लिबास को पहना था, वो कोई दिल के ऑपरेशन का माहिर सर्जन था। इमरान ने सर हिलाकर कहा, यस। असली डॉक्टर ने इमरान की तरफ देखा और बोला, क्या बात है डॉक्टर चंद्राम, तुम बोलते क्यों नहीं, सिर्फ हाँ क्यों करते हो?
इमरान ने एक बार फिर सर हिलाया और मुंह से कुछ ना बोला। अब असल डॉक्टर को कुछ शक होने लगा। इसने इमरान की आंखों में आंखें डाली और घूर कर अंग्रेजी में पूछा, डॉक्टर चंद्राम क्या बात है? इमरान ने नर्स की तरफ इशारा किया कि बुढ़े को ऑक्सीजन लगा दो। ये बात भी इमरान ने जुबान से नहीं कही बल्कि इशारों से समझाई। अब असल डॉक्टर ने इमरान के सामने आकर सख्त लहजे से कहा, तुम कौन हो? इसके जवाब में इमरान ने जेब से भरा हुआ रिवॉल्वर निकाला, 2 कदम पीछे हट के अपने चेहरे से सफेद नकाब खींच लिया और बोला, खबरदार तुम में से किसी ने भी जरा सी हरकत की तो मेरी गोली इस सीने को चीर कर निकल जाएगी। मैं तुम्हें ये बता दूं कि मेरा निशाना बिल्कुल ठीक है। असल डॉक्टर और बेहोश करने वाला डॉक्टर और 6 की 6 नर्सें दम बखूद होकर जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रहे। इमरान ने गरज कर कहा, फर्श पर औंधे लेट जाओ। डॉक्टर कुछ हिचकिचाए तो इमरान ने जोर से एक डॉक्टर को ठुड्डा मारा और रिवॉल्वर का फायर इसके पांव में कर दिया। धमाके की आवाज से सब लोग सिवाय रेहान और इमरान के लरस गए। इस वक्त दोनों डॉक्टर और 6 की 6 नर्सें ऑपरेशन रूम के चमकीले फर्श पर औंधे मुंह लेट गई। इमरान ने इन सबके हाथ सीधे करवा दिए। रेहान की तरफ देखकर कहा, रेहान खुदा का शुक्र है मैं वक्त पर पहुंच गया। फिर लपक कर वो रेहान के स्ट्रेचर के पास गया। इसने रेहान के दोनों बाजू खोल दिए और कहा, बाकी तस्वीर तुम अपने आप खोलो। रेहान ने जब इमरान को देखा तो उसकी जान में जान आ गई। इसने सबसे पहले अपने होठों पर चिपकी हुई स्कॉच टेप खींचकर उतार दी, फिर जल्दी जल्दी अपनी टांगों से लिपटे हुए चमड़े की तस्में खोलकर स्ट्रेचर से उतरा। इसी दौरान इमरान रिवॉल्वर तानकर फर्श पर औंधे मुंह लेटे हुए डॉक्टरों और नर्सों के सर पर खड़ा रहा। इमरान ने रेहान से कहा, इन लोगों को बांधो, जल्दी करो। रेहान ने स्ट्रेचर पर से चादर उतारकर फाड़ी और सब डॉक्टर्स और नर्सों के मुंह और हाथ पांव बांध दिए। इसके साथ ही इमरान ने रेहान को अपने पीछे आने का इशारा किया। बूढ़ा राजा तो स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ा था, इसे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया गया था। दोनों ऑपरेशन रूम से बाहर निकल आए। बाहर आते ही इमरान ने दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी और रेहान से कहा, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो, मेरे पीछे आओ। वो दोनों वीरान बंगले की नीम रोशन राहदारियों से होते हुए रात की खामोशी में सनसनाते बरामदों से तेज तेज कदमों से गुजरने लगी। वो दूसरी मंजिल से नीचे पहली मंजिल में जाने वाला कोई रास्ता तलाश कर रहे थे। आखिर इन्हें कोरे में एक सीना नजर आया जो नीचे जाता था। वो तेज तेज कदमों से सीढ़ियां उतरकर पहली मंजिल के बरामदे में आए। इस बरामदे में अंधेरा था, तमाम खिड़कियां बंद थी। अब वो दोनों फूंक फूंक कर कदम उठाते बंगले के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। जब वो बंगले के दरवाजे के पास पहुंचे तो देखा कि दरवाजा बंद है। इमरान ने धीमी सरगोशी में कहा, बाहर निकलने का सिर्फ यही रास्ता है। दरवाजे पर अंदर की तरफ भी ताला लगा हुआ था। रेहान ने ताले को अंधेरे में गौर से देखा और सरगोशी से बोला, इसे तोड़ना पड़ेगा। इमरान ने कहा, इससे आवाज पैदा होगी, मुमकिन है यहाँ कोई आदमी राइफल वगैरह लेकर पहरा दे रहा हो। रेहान ने कहा, आगे चल के देखते हैं। वो बरामदे में आगे निकल गए। यहाँ भी अंधेरा था। इमरान ने एक खिड़की पर हाथ फेरा तो अंदर से चिटकनी लगी थी। इमरान ने आहिस्ता से चिटकनी उतारी, खिड़की के पट बाहर की तरफ खोल दिए। खिड़की के पट खुलने से चरचराहट की आवाज पैदा हुई। आधी रात के सन्नाटे में ये आवाज बहुत बुलंद थी। इतने में बाहर से किसी ने आवाज दी, कौन है बरामदे में? इमरान और रेहान वहाँ खामोशी से खिड़की के नीचे बैठ गए। इमरान ने हाथ से रेहान को पीछे कर दिया क्योंकि वो निहत्था था। रिवॉल्वर इमरान के हाथ में था। फौरन ही खिड़की में से एक आदमी अंदर कूदा। इमरान ने उछलकर इसके सर पर पिस्तौल का दस्ता मारा, मगर वो आदमी गिरने के बजाय पीछे घूमा और अपनी राइफल से इमरान पर फायर करने वाला था कि इमरान ने फायर कर दिया। गोली इसके सीने में लगी और वो हल्की सी चीख के साथ धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। इमरान ने रेहान से कहा, फायर की आवाज इसके साथियों को यहाँ मुतवज्जो कर देगी, अब यहाँ से भागो। दोनों ने एक दूसरे के पीछे बरामदे की खिड़की में से बाहर घास पे छलांग लगाई। बंगले के बड़े गेट के बजाय गार्डेनिया की बाड़ की तरफ दौड़े। इमरान आगे आगे था क्योंकि वह इन रास्तों से थोड़ा बहुत वाकिफ हो गया था। दोनों बेतहाशा दौड़ रहे थे। उन्होंने बाहर छलांगे लगाकर गार्डेनिया की बाड़ फैलांगी और दूसरी तरफ झाड़ियों में जा गिरे। अब वो इस कातिल और भूत बंगले से निकलकर पहाड़ियों की खुली फिजा में थे। इमरान ने इस पहाड़ी की तरफ रुख किया जिसके पीछे शहर की तरफ जाने वाली सड़क थी। रेहान इसके पीछे पीछे भाग रहा था। सड़क पर पहुंचकर इमरान ने ग्वालियर शहर की तरफ जाने के बजाय दिल्ली शहर की तरफ मुंह कर लिया क्योंकि वो इस शहर में अब रेहान के साथ नहीं जाना चाहता था जहाँ बूढ़े राजा का असर रसूख था। दोनों सड़क पर दिल्ली शहर की तरफ मुंह करके दौड़े चले जा रहे थे। अब इनके दौड़ने में पहले जैसी हिम्मत तो न थी, मगर वो सड़क से उतरकर एक जगह बैठ गए। दोनों की सांस फूल गए थे। उनसे बात भी नहीं हो रही थी। 2 मिनट बाद जब उनका सांस दुरुस्त हुआ तो रेहान ने कहा, हो सकता है डॉक्टरों ने रेंग कर दरवाजा तोड़ दिया हो या फिर दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारकर बंगले में मौजूद लोगों को बुला लिया हो। इमरान बोला, ऐसी सूरत में वो लोग हमारी तलाश में निकल सकते हैं। ये लाखों रुपए का मामला है। डॉक्टर शायद हमारा पीछा न करें, लेकिन जिन्होंने बुढ़े राजा से अभी लाखों रुपए वसूल करने हैं वो हमारे ताक़ुब में निकल पड़ेंगे। रेहान ने पूछा, हम किस तरफ जा रहे हैं? इमरान ने कहा, पीछे ग्वालियर शहर है और आगे शहर दिल्ली है। ग्वालियर इस बुढ़े का शहर है जिसके सीने में तुम्हारा दिल लगाया जा रहा था। रेहान ने ठंडा सांस भरकर कहा, खुदा का शुक्र है तुम ऐन मौके पर आ गए, वरना इस वक्त मेरी कटी पिटी लाश ऑपरेशन रूम में स्ट्रेचर पर पड़ी होती। मगर तुमने ये सब कुछ कैसे किया? इमरान की नजरें सड़क पर लगी थी। कहने लगा, ये सारी बातें बाद में होंगी, सबसे पहले हमें यहाँ से किसी महफूज मुकाम पर पहुँचना चाहिए। रेहान ने कहा, दिल्ली तो यहाँ से बहुत दूर होगा। इमरान बोला, हम पैदल तो नहीं जाएंगे। मैं इसी उम्मीद पर इधर चल पड़ा हूँ कि शायद पीछे से आती कोई लारी बस या ट्रक मिल जाए जो आगे दिल्ली की तरफ जा रहा हो। रेहान ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? इमरान कहने लगा, हाँ, मैं अपने होटल में रखी हुई सारी रकम अपनी जेब में डाल लाया था। मेरी जेब में इस वक्त काफ़ी पैसे हैं, मगर हमें इस वक्त किसी ऐसी सवारी की ज़रूरत है जो हमें इस शहर के इलाके से निकाल कर ले जाए। शहर की तरफ से एक गाड़ी की
रोशनी नजर आई। रेहान ने कहा, कोई गाड़ी आ रही है, इसे हाथ देके रोकते हैं। इमरान ने कहा, खबरदार ऐसी हिमाकत न करना, ये लोग हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं जो गाड़ी लेके हमारे ताक़त को लेकर पड़े हैं। रेहान खामोश होकर बैठ गया। गाड़ी की रोशनी करीब आई। गाड़ी इमरान और रेहान से थोड़ी दूर आकर सड़क पर रुक गई। इमरान ने रेहान से कहा, मुझे शक है ये सियाहपोश है। वो कौन है? रेहान ने पूछा। फिर बताऊंगा, जल्दी से पीछे चलो। ये कहकर इमरान अंधेरे में झाड़ियों में से गुजरकर पीछे आकर एक दरख्त की ओट में बैठ गया। रेहान को इसने अपने पीछे कर लिया था क्योंकि इसके पास कोई पिस्तौल वगैरह न था। यहाँ से सड़क नजर आती थी। गाड़ी में से दो सियाहपोश बाहर निकले। इन दोनों के हाथों में राइफलें थी। इमरान ने सरगोशी में कहा, मेरा शक ठीक था, ये वही सियाहपोश है। रेहान झाड़ियों में से सड़क पर देख रहा था। सियाहपोश सड़क पर खड़े दाएं बाएं जंगल के दरख्तों को देख रहे थे। एक ने कहा, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, जरूर यहीं कहीं छुपे होंगे। दूसरा सियाहपोश बोला, तो इस तरफ देखो, मैं उस तरफ के दरख्तों में देखता हूँ। फौरन ही एक सियाहपोश सड़क की दूसरी तरफ भागकर चला गया और दूसरा सियाहपोश सड़क से उतरकर राइफल ताने इस तरफ आ गया जिधर इमरान और रेहान छुपकर बैठे थे। इमरान ने बड़ी धीमी सरगोशी में रेहान से कहा, तुम इसी जगह लेटे रहो। ये कहकर इमरान शेर की फुर्ती से दबे पांव चुके चुके एक तरफ हटकर झाड़ियों के अकब में आया। यहाँ इसने अपने आप को ऊंची घास में गेंद की तरह लुढ़का दिया और दूसरी तरफ वाले दरख्तों के पीछे से होकर सियाहपोश के इस रास्ते में आकर बैठ गया जहाँ से सियाहपोश को गुजरना था। सियाहपोश अंधेरे में राइफल ताने कदम कदम आगे बढ़ रहा था। वो एक झाड़ी को राइफल की नाल से और फिर पांव से हिला जुला कर देख रहा था। इमरान के करीब से जब वो गुजरने लगा तो इमरान ने अपना सांस रोक लिया और रिवॉल्वर पर हाथ की गिरफ्त मजबूत कर दी। इमरान झाड़ी में नहीं था बल्कि नीम के घने दरख्त के मोटे तने के पीछे बैठा था। जो ही सियाहपोश इससे आगे निकलकर 2 कदम आगे बढ़ा, इमरान एक खूंखार चीते की तरह दरख्त की ओर से निकला और इतनी जोर से सियाहपोश के सर पर अपने भारी रिवॉल्वर का दस्ता मारा कि सियाहपोश बगैर कोई आवाज निकाले कटे हुए दरख्त की तरह आगे को मुंह के बल गिर पड़ा। और गिरते ही इमरान इसकी गर्दन पर बैठ गया। ऊपर तले इसके सर पर पिस्तौल के दस्ते की ज़रबें लगाने लगा। सियाहपोश की खोपड़ी कुचल गई। इमरान ने इसे पांव से उलट दिया। सियाहपोश या तो बेहोश था या मर चुका था, मगर इसका जिस्म साकित था। इमरान ने जल्दी से इसकी राइफल उठा ली और एक तरफ रख दी। रिवॉल्वर जेब में रखकर इसकी गर्दन को दोनों हाथों में लेकर इतनी जोर से झटका दिया कि कड़क की आवाज के साथ ही इसकी गर्दन का मनगढ़ टूट गया। अब इस सियाहपोश की मौत में कोई शक न था। इमरान ने राइफल उठाई और झुककर दौड़ता रेहान के पास आकर बैठ गया। राइफल इसे देते सरगोशी में बोला, मैंने इसे हलाक कर दिया है, ये राइफल तुम पकड़ लो। इसका दूसरा साथी भी इसकी तलाश में आएगा। वो दोनों दरख्त के नीचे बाकायदा मोर्चा संभालते बैठे। इमरान के हाथ में रिवॉल्वर था। रेहान की राइफल की नाल का रुख सड़क की तरफ थी जहाँ सियाहपोशों की गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी की बत्तियां बुझा दी गई थी। सड़क सुनसान थी। जंगल खामोश था। चारों तरफ मौत का सन्नाटा था। अचानक सड़क की दूसरी तरफ से दूसरे सियाहपोश आदमी का साया नमूदार हुआ। वो सड़क पर आकर गाड़ी के पास रुका और जंगल की तरफ देखने लगा जिधर दूसरा सियाहपोश साथी क्या था। 10-15 सेकंड गुजरने के बाद इसने आहिस्ता से आवाज दी, रामलाल। वो अपने साथी को आवाज दे रहा था जिसकी लाश इससे थोड़ी दूर दरख्तों के नीचे अंधेरे में पड़ी थी। जब इसे अपने साथी की तरफ से कोई जवाब न मिला तो वो इसके पीछे सड़क से उतरकर जंगल में दाखिल हो गया। जो ही वो जंगल में दाखिल हुआ, इमरान ने रेहान को कोहनी मार कर अपने पीछे आने का कहा और घास पर रेंगता सड़क की तरफ चल पड़ा। रेहान इसके पीछे पीछे रेंग रहा था। दोनों झाड़ियों और दरख्तों से पीछे होते हुए सड़क के किनारे वाली ढलान पर आए। यहाँ आते ही रेहान उठकर खड़ा हो गया। रेहान को गाड़ी की तरफ आने का इशारा करके वो झुककर तेज तेज कदमों से दौड़ते हुए घर तक पहुंचे। गाड़ी खाली थी। इमरान ने दूसरी तरफ का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी के इंजन में चाबियां लगी थी। इसने रेहान से कहा, जल्दी से बैठो, खुदा के लिए देर न करो। रेहान ने भी दरवाजा खोल लिया और फौरन इमरान के साथ वाली सीट पर बैठ गया। इमरान ने चाबी घुमाई। इंजन स्टार्ट हो गया। इमरान ने गियर लगाया और गाड़ी एक धचके से सड़क पर से उछलकर आगे को बढ़ी। इमरान ने इसे फुल स्पीड पर छोड़ दिया। इसके साथ ही जंगल की तरफ से राइफल का फायर हुआ। दूसरा सियाहपोश भागकर सड़क पर आया और गाड़ी पर फायरिंग करने लगा, लेकिन गाड़ी अंधेरे में इसकी पहुंच से दूर निकल चुकी थी। क्या इमरान और रेहान दूसरे सियाहपोश से बच पाए? क्या वो दोनों खैरियत से शिकारी के पास पहुंचे या नहीं, ये जानने के लिए सुनिए किस्त नंबर 4।